जय हिंद। आज हम समझेंगे भारत के चुनाव आयोग के बारे में। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है, बल्कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव होता है। अब जरा सोचिए, अगर सत्ता में बैठी सरकार ही चुनाव कराए, तो क्या चुनाव ईमानदार रह पाएंगे? अगर पैसा, बाहुबल और दबाव हावी हो जाए, तो जनता का वोट क्या वाकई मायने रखेगा? इसी सवाल का जवाब है भारत का चुनाव आयोग। आज की इस वीडियो में हम पूरी गहराई से समझेंगे चुनाव आयोग क्या है, इसकी संवैधानिक शक्ति कहाँ से आती है, यह चुनाव कैसे कराता है, इसकी सीमाएं क्या हैं और 21वीं सदी में इसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं चुनाव आयोग का संवैधानिक आधार। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक मिलता है। अनुच्छेद 324 ये बताता है चुनाव आयोग की आत्मा के बारे में। इसको चुनाव आयोग की आत्मा कहते हैं। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को देता है अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, मतलब सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि नामांकन से लेकर के मतदान, गिनती और परिणाम तक पूरी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा कानून मौन है, वहाँ अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को कार्य करने की शक्ति देता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग सिर्फ नियम मानने वाला नहीं, बल्कि नियम लागू करवाने वाला संस्थान है। अब समझते हैं चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव कराते हैं। तो देखिए, भारत का चुनाव आयोग ये लोकसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सारे चुनाव चुनाव आयोग कराते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इसका जो चुनाव है ना, वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। इसको जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन में किया गया था। चुनाव आयोग की संरचना के बारे में हम समझते हैं। 1950 से 1989 तक एक चुनाव आयोग एक सदस्य था, लेकिन चुनावों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए इसे बहु सदस्यीय बनाया गया। आज चुनाव आयोग में दो लोग जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा चुनाव आयुक्त। किनके द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन व्यवहार में जो है केंद्र सरकार की सलाह पर ये काम करते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, क्योंकि 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र रिटायरमेंट है। अब समझते हैं चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, अगर चुनाव आयोग ही लोकतंत्र का रेफरी है, तो रेफरी को कौन बचाता है? कौन सुनिश्चित करता है कि सरकार चुनाव आयोग पर दबाव ना डाल सके? इसी सवाल का जवाब है चुनाव आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता। आइए समझते हैं। सबसे पहले, संविधान ने सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को मजबूत सुरक्षा दी है। सीईसी को हटाया आसानी से नहीं जा सकता। सीईसी का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। उन्हें हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। इसका मतलब संसद में विशेष बहुमत चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा आदेश। सरकार अकेले सीईसी को नहीं हटा सकती। उद्देश्य साफ है, ताकि मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार के डर के बिना निष्पक्ष निर्णय ले सके। हालांकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी कैसे चुनाव करा रहे हैं। चुनाव आयुक्त की सुरक्षा। अब सवाल आता है, बाकी चुनाव आयुक्तों का क्या है? संविधान कहता है चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को इस सिफारिश जरूरी है। इसका मतलब सरकार सीधे चुनाव आयुक्तों को भी नहीं हटा सकती। पूरा आयोग एक यूनिट की तरह सुरक्षित रहता है। इससे आयोग के अंदर सरकार बनाम आयुक्त जैसी स्थिति नहीं बनती। फिर इनको वेतन और सेवा क्या मिलती है? चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सिर्फ पद से नहीं, पैसे और सुविधाओं से भी जुड़ी हुई है ना। इसीलिए सीईसी और ईसी का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। सेवा शर्तें कार्यकाल के दौरान बदली नहीं जा सकती, ताकि सरकार वेतन या सुविधाओं के जरिए दबाव न बना सके। हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए अभी सीईसी अगर कुछ सरकार के अगेंस्ट कुछ कर दे, तो कर देगा कि सैलरी कम कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक स्वतंत्रता इनको क्या मिलता है? चुनाव के दौरान राज्य सरकारों के अधिकारी, पुलिस प्रशासन
चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं। इसका मतलब चुनाव के समय डीएम एसपी भी चुनाव आयोग के निर्देश मानते हैं। राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं रहता। यही कारण है कि चुनाव के दौरान सरकारें चाह कर के भी प्रशासन का दुरुपयोग नहीं कर पाती। अनुच्छेद 324 की रेसिडुअल पावर अब सबसे ताकतवर हथियार है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है जहां कानून चुप है वहां चुनाव आयोग बोल सकता है। ये हम आपको अभी बताए हैं। इसका मतलब अगर किसी स्थिति के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है और निष्पक्ष चुनाव खतरे में, तो चुनाव आयोग खुद नियम बना सकता है और फैसला ले सकता है। अब समझते हैं चुनाव आयोग चुनाव कैसे कराता है। क्योंकि अब तक हमने समझा चुनाव आयोग कितना ताकतवर है और क्यों उसे स्वतंत्र बनाया गया, लेकिन असली सवाल ये है चुनाव आयोग आखिर चुनाव कराता कैसे एक देश में जहां 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता है। चलिए पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। स्टेप 1, चुनाव की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। जिसमें जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है या विधानसभा भंग होती है, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है। इसे कहते हैं इलेक्शन नोटिफिकेशन। इसके साथ ही लागू हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी जिसे हम कहते हैं। मतलब सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती। ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक हो जाता है। इस समय कहीं भी कोई भी ट्रांसफर या पोस्टिंग नया नहीं हो सकता। सरकारी मशीनरी का चुनावी दुरुपयोग बंद हो जाता है। उद्देश्य इसका क्या होता है? सत्ता में बैठी सरकार को अनुचित फायदा न मिले। स्टेप 2 क्या है? चुनाव कार्यक्रम तय करना। अब आयोग तय करता है कितने चरणों में चुनाव होंगे, कौन सा राज्य पहले कौन बाद में, सुरक्षा बलों की उपलब्धता। इसीलिए भारत में चुनाव एक दिन में नहीं बल्कि कई चरणों में होते हैं। कारण क्या है इसका? आप लोग सोचते होंगे एक दिन में क्यों नहीं चुनाव हो जाता है सारा। इसका कारण ये है सुरक्षा, निष्पक्षता, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अब स्टेप 3 हम समझते हैं, वोटर लिस्ट प्रिपरेशन। जिसे हम कहते हैं मतदाता सूची तैयार करना। अब आता है सबसे बेसिक काम, कौन वोट देगा। इस पर बिहार में बहुत हुआ एसआईआर का। चुनाव आयोग मतदाता सूची अपडेट करता है, नए वोटर जोड़ता है, गलत नाम हटाता है। आज ये काम किस तरह होता है? ऑनलाइन पोर्टल के जरिए से होता है, मोबाइल ऐप के जरिए से, बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए होता है। बिना सही वोटर लिस्ट के निष्पक्ष चुनाव असंभव है। स्टेप 4, उम्मीदवारों का नामांकन। अब कितने लोग चुनाव लड़ेंगे, जो चुनाव लड़ेंगे उनका नामांकन भी कराना होता है ना। अब राजनीतिक दल और उम्मीदवार आते हैं इसमें। नॉमिनेशन फिल्म भरते हैं, फिर स्क्रूटनी मतलब जांच, फिर नाम वापस लेना है। ये सब प्रक्रिया होता है। चुनाव आयोग क्या सुनिश्चित करता है? उम्मीदवार योग्य है या नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड या खुलासा, खर्च की सीमा तय। देखिए आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा लिखा है ना, यह केवल नाम के लिए है। आप भी जानते हैं भारत में क्या चल रहा है। खर्च की सीमा तय होता है इसमें, ताकि जनता सूचित निर्णय ले सके। कभी आउट किया है चुनाव के समय किसके पास कितना जमीन है। चुनाव प्रचार पर नियंत्रण। अब स्टेप 5 पे हम आते हैं, चुनाव प्रचार पर नियंत्रण, कैंपेन रेगुलेशन। अब शुरू होता है चुनावी प्रचार। यहाँ चुनाव आयोग भाषणों पर नजर रखता है, हेट स्पीच पर कार्रवाई करता है, धार्मिक जातिगत अपील पर रोक करता है। सोशल मीडिया भी आयोग की निगरानी में होता है। अगर कोई नियम तोड़े, जैसे नोटिस, प्रचार पर रोक, एफआईआर तक हो सकती है। अब स्टेप 6 क्या कहता है? मतदान की तैयारी मतलब पोलिंग अरेंजमेंट्स। अब सबसे बड़ा ऑपरेशन, ईवीएम और वीवीपैट, पोलिंग स्टाफ, सुरक्षा बल, बूथ मैनेजमेंट और बूथ पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, सेंट्रल फोर्सेस, ताकि हर वोट सुरक्षित और गुप्त रह सके। मतदान का दिन, पोलिंग डे अब आता है। ठीक है, मतदान वाले दिन वोटर पहचान सत्यापन, ईवीएम पर वोट और वीवीपैट से पर्ची वाला जो। चुनाव आयोग का लक्ष्य क्या होता है? फ्री प्लस फेयरलेस वोटिंग। कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बूथ कैप्चरिंग जैसे वायलेंस, तो आयोग रीपोल का आदेश दे सकता है। अब आता है मतगणना, सब काउंटिंग। मतदान के बाद तय की हुई तारीख को काउंटिंग होता है, क्योंकि ये सब पहले तय हो जाता है कि कब वो मतगणना होगा। उम्मीदवारों के एजेंट्स मौजूद रहते हैं वहाँ पे, पूरी प्रक्रिया कैमरे में होता है, पारदर्शिता, भरोसा। अब इसका स्टेप 9 हम समझते, परिणाम और सरकार गठन। अंत में चुनाव आयोग परिणाम घोषित करता है, जीतने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र, नई सरकार का रास्ता साफ। यही चुनाव आयोग की संवैधानिक भूमिका समाप्त होती है।
मतलब चुनाव आयोग सिर्फ वोट नहीं कराता, वह जनता के विश्वास को मैनेज करता है, और जिस दिन यह विश्वास टूट गया ना, लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। अब समझते हैं चुनाव आयोग की शक्तियां कितनी हैं। पावर ब्रेकडाउन के बाद अब तक हमने देखा इसमें चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराता है और उसकी स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित है, लेकिन असली सवाल अब उठता है, चुनाव आयोग आखिरकार कर क्या सकता है, उसके पास असली पावर कितनी है। चलिए इस बारे में चार बड़ी कैटेगरीज में समझते हैं। सबसे पहले संवैधानिक शक्तियाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जिसे हम कहते हैं। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी ताकत आती है अनुच्छेद 324 से। इस अनुच्छेद के तहत चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी, चुनावों की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। फिर चौथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मतलब चुनाव से जुड़ा हर कदम आखिरी तौर पर चुनाव आयोग के हाथ में है। फिर दूसरा प्रशासनिक शक्तियाँ, चुनाव के समय डीएम, एसपी, पुलिस, सरकारी अधिकारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाते हैं। उस समय फिर कोई इंडिपेंडेंट नहीं, सब चुनाव आयोग के अंदर में रहते हैं। आयोग कर सकता है, क्या कर सकता है, अधिकारियों का तबादला, निष्पक्षता न होने पर हटाना, केंद्रीय बलों की तैनाती। इसीलिए चुनाव के दौरान सरकार सब कुछ चाह कर भी पूरा कंट्रोल नहीं रख पाती। अभी हम आपको बताए थे कि सरकार जो है उस समय फिर डीएम, एसपी को कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, चाहे हटा नहीं सकता, फिर बदल कुछ करेगा, लेकिन चुनाव आयोग के ये हाथ में आ जाता है फिर। अब समझते हैं नियामक शक्तियाँ, जैसे रेगुलेटरी पावर्स। अब बात आती है नियम बनाने और लागू कराने की। चुनाव आयोग सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, चुनाव खर्च की सीमा तय करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। अगर नियम इसका टूटता है तो चेतावनी सबसे पहले देता है, फिर प्रचार पर रोक करता है, फिर एफआईआर है या केस की सिफारिश। ये पावर चुनाव को लेवल प्लेइंग फील्ड देती है। अब समझते हैं चौथा अर्ध न्यायिक शक्तियाँ, क्वासी जुडिशियल पावर जिसे हम कहते हैं। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग न्यायिक जैसी शक्तियाँ भी रखता है, जैसे राजनीतिक दलों के बीच विवाद, पार्टी का नाम और चिन्ह, डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े कुछ मामले। आयोग क्या करता है, दोनों पक्षों को सुनता है, सबूत देखता है, अंतिम फैसला दे देता है। इसीलिए इसे कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। अब समझते हैं इमरजेंसी और स्पेशल पावर, आपात और विशेष शक्तियाँ। अगर चुनाव के दौरान हिंसा होता है, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, भारी गड़बड़ी, तो चुनाव आयोग क्या करेगा, मतदान रद्द कर सकता है, दोबारा चुनाव रीपोल का आदेश दे सकता है, पूरे चुनाव को स्थगित कर सकता है। ये पावर सीधे लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। लेकिन एक सीमित सच्चाई, इतनी शक्तियों के बावजूद चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र दंड देने की शक्ति सीमित है। कई बार उसे सरकारी अदालत पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी वजह से पावर वर्सेस ऑटोनॉमी की बहस चलती रहती है। इसका मतलब चुनाव आयोग की ताकत संविधान से आती है, लेकिन उसकी असली शक्ति जनता के भरोसे में छुपी है। अब तक हमने चुनाव आयोग की शक्तियां, स्वतंत्रता, भूमिका समझ ली, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी संस्था परफेक्ट नहीं होती। तो सवाल उठता है, क्या चुनाव आयोग वाकई सर्वशक्तिमान है, उसकी सीमाएं क्या हैं। चलिए सच्चाई को खुले तौर पर हम देखते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहले और सबसे बड़ी सीमा क्या होती है। नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन वास्तविक चयन सरकार की सलाह पर होता है। इससे धारणा बनती है कि सरकार का प्रभाव आयोग की निष्पक्षता पर पड़ सकता है। यही कारण है कि नियुक्ति सुधार की मांग लगातार उठती रही है। दंड देने की सीमित शक्ति होता है इनके पास। चुनाव आयोग चेतावनी दे सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, प्रचार पर अस्थायी रोक लगा सकता है, लेकिन सीधे कड़ी सजा देने की शक्ति इनके पास नहीं है। जैसे एफआईआर, गिरफ्तारी या बड़ी कार्रवाई के लिए आयोग को पुलिस, सरकार, अदालत पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे कई बार कार्रवाई में देरी हो जाती है। तीसरा हमने आपको बताया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कि कानूनी कमजोरी उनका है। एमसीसी बहुत शक्तिशाली दिखता है, लेकिन यह कानून नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर सीधे कानूनी सजा नहीं, ज़्यादातर नैतिक दबाव पर आधारित होता है। जब राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है तो एमसीसी की प्रभावशीलता कमजोर पड़ जाती है।
धन बल और बाहुबल पर सीमित नियंत्रण आज का चुनाव में जैसे पैसा, मसल पावर, फेक न्यूज, ये तीनों चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। हालांकि खर्च की सीमा तय है, निगरानी टीमें हैं उनके पास, लेकिन अघोषित खर्च अब भी बड़ा लूप होल है इसमें। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की चुनौती आजकल सबको लगता है डिजिटल युग में, जैसे फेक न्यूज, डीप फेक, माइक्रो टारगेटिंग, इन पर नियंत्रण बहुत मुश्किल हो गया है। चुनाव आयोग के पास प्लेटफॉर्म पर सीधा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है इनके पास। तकनीकी संसाधन सीमित है इनके पास। अदालतों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कई चुनाव मामलों में आयोग के फैसले अदालत में चुनावी दिए जाते हैं, जिससे निर्णय लटक जाते हैं। चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है, आयोग की स्वायत्ता यहाँ आकर सीमित हो जाती है। एक संतुलित सच ये भी है, ये सीमाएं साबित नहीं करती कि चुनाव आयोग कमजोर है, बल्कि ये दिखाती है कि संस्थान मजबूत है लेकिन सिस्टम को अपग्रेड चाहिए। मतलब अगर चुनाव आयोग को सिर्फ शक्तियां दी जाए ना, तो लेकिन सुधार नहीं किया जाए, तो लोकतंत्र समय के साथ खोखला हो जाएगा। अब हम समझते हैं 21वीं सदी में चुनाव आयोग किन नई चुनौतियों से जूझ रहा है। क्या पुराने नियम नए दौर से के लिए काफ़ी है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले डिजिटल राजनीतिक और सोशल मीडिया। आज का जो चुनाव है सिर्फ रैलियों और पोस्टरों से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन से लड़ा जाता है, जैसे फेक न्यूज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, ट्रोल कैंपेन। ये सब मतदाता के दिमाग को प्रभावित करते हैं, लेकिन कानून अभी भी ऑफलाइन दौर के हैं। चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनाव निष्पक्षता के बीच संतुलन। फिर डीप फेक और एआई का खतरा। अब तकनीकी एक कदम आगे, एआई जनरेटेड भाषण, फर्जी वीडियो, झूठी तस्वीरें, जिनसे जनता को गुमराह करना आसान हो गया है। सवाल ये है, अगर वीडियो ही नकली हो, तो सच कैसे पहचाना जाए? फिर तीसरा, चुनावी फंडिंग की अपारदर्शिता। चुनावी खर्च क्या है? लगातार बढ़ रहा है इसमें, लेकिन स्रोत पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इससे धन बल पर असर, नीति का प्रभाव, असमान प्रतिस्पर्धा। चुनाव आयोग के पास इस पर सीमित निगरानी है। मतदाता उदासीनता और भरोसे का संकट होता है। शहरी इलाकों में वोट प्रतिशत कम पड़ जाता है, कुछ बदलता नहीं हुआ, वही वाली सोच होती है। ये लोकतंत्र के लिए खामोश खतरा है। चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौती होता है? सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, लोगों को वोट के लिए प्रेरित करना। अब जैसे समझिए कुछ क्षेत्रों में हिंसा, धमकी, दबाव अब भी निष्पक्ष मतदान में बाधा है। हर राज्य, हर जिला एक जैसी चुनौती नहीं रखता, और यही चुनाव प्रबंधन को कठिन बनाता है। 21वीं सदी में चुनाव आयोग की लड़ाई सिर्फ बैलेट बॉक्स तक सीमित नहीं है, यह सच और झूठ के बीच की लड़ाई बच चुकी है। अब समझते हैं इसमें सुधार और भविष्य की दिशा। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अगर चुनाव आयोग को 21वीं सदी की चुनौतियों से लड़ना चाहिए, तो क्या बदलाव जरूरी है? चलिए संक्षेप में भविष्य की दिशा समझते हैं। सबसे पहले पारदर्शी और स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया होना चाहिए। सबसे पहले सुधार क्या होना चाहिए इसमें? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, चयन एक स्वतंत्र बहुसदस्यीय समिति द्वारा हो, जिसमें सरकार के साथ न्यायपालिका और विपक्ष की भूमिका भी हो, ताकि आयोग सिर्फ संवैधानिक रूप से नहीं, व्यवहार से भी स्वतंत्र दिखे। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी दर्जा। आज एमसीसी नैतिक है, लेकिन भविष्य में इसे कानूनी शक्ति देना जरूरी है। उल्लंघन पर त्वरित दंड दे सके, ये स्पष्ट सजा, समयबद्ध कार्रवाई। इससे चुनावी नियम सलाह नहीं, आदेश बनेंगे। तीसरा, दंडात्मक शक्तियों को मजबूत करना। चुनाव आयोग को चाहिए सीमित लेकिन सीधी दंड शक्ति, जैसे छोटे उल्लंघनों पर तुरंत कार्रवाई कर सके, ताकि हर बार अदालत या सरकार पर निर्भर न रहना पड़े। टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता में इनको निवेश करना चाहिए। 21वीं सदी की लड़ाई तकनीक से लड़ी जाएगी, जैसे एआई मॉनिटरिंग यूनिट्स, सोशल मीडिया फैक्ट चेकिंग, फिर साइबर एक्सपर्ट्स। चुनाव आयोग को डिजिटल रेफरी बनना होगा। अब पांचवा समझते हैं, मतदाता जागरूकता को मिशन बनाना। भविष्य का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब मतदाता जागरूक होगा। जैसे चुनाव आयोग को युवाओं पर फोकस, शहरी मतदान बढ़ाने के लिए, और फिर भरोसा लौटाने। हाँ, सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक संस्कृति बनानी होगी। चुनाव आयोग लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर यह रीढ़ मजबूत रही, तो भारत का लोकतंत्र आने वाला सदियों तक खड़ा रहेगा।
अब निष्कर्ष में हम यही कहेंगे, चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव कराने वाली संस्था नहीं है, यह संविधान का रक्षक है, जनता के वोट का पहरेदार है और लोकतंत्र की रीढ़ है। जब चुनाव निष्पक्ष होंगे ना, तभी सत्ता जवाबदेह होगी, और जब चुनाव आयोग मजबूत होगा, तभी भारत का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा।